सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड के जेपीएससी पेपर 2 और बहुत डिटेल्ड में देखने वाले हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1616 में कर नहीं देने के कारण झारखंड के किस राजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्जन साल। अब देखिए यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि दुर्जन साल हीरे का सबसे बड़ा पारखी था, ठीक है, और जहांगीर ने ग्वालियर के किले से 12 साल बाद मुक्त कर दिया था। किसको? दुर्जन साल को। उसके बाद जमीन को पट्टे पे दे दिया दुर्जन साल को सालाना 6,000 रुपये पर। कितने? 6,000 रुपये पर। उसके बाद जहांगीर ने क्या किया कि दुर्जन साल को शाही की पदवी दी। कौन सी? शाही की पदवी। तो देखिए यहाँ से हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहली बात कि ग्वालियर के किले से 12 साल बाद मुक्त कर दिया गया, ठीक है, और ज़मीन को लीज पर दिया गया यानी कि पट्टे पे दिया गया 6,000 सालाना पर, ठीक है, और दुर्जन साल सबसे बड़ा हीरे का पारखी था, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में किसको बीरू कैलाशपुर परगना के नाम से जाना जाता था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिमडेगा को जाना जाता था। अब देखिए सिमडेगा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो डिस्कस करते हैं। तो सिमडेगा को खेल नर्सरी के रूप में जाना जाता है और सिमडेगा जिला कब बना था? ये 30 अप्रैल 2001 को जिला बना था, ठीक है। यहाँ पे दो मेला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो गांधी मेला और दूसरा राम रेखा मेला, ठीक है। इसमें कुछ मंदिर है। कौन कौन सा मंदिर है? तो फेमस मंदिर है बन दुर्गा मंदिर और रंगापुरी मंदिर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भैरव बाबा पहाड़ी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं गोड्डा, अगर गोड्डा की बात करते हैं तो ये जिला कब बना? 25 मई 1983 को ये जिला बना था। कौन? गोड्डा। और गोड्डा में ही माँ योगिनी शक्तिपीठ स्थल है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है देवघर, जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन अगर मंदिरों का गांव पूछे तो मलूटी है जो कि दुमका में है, ठीक है। अच्छा, देवघर जिला कब बना था? देवघर जिला बना था 1 जून 1983 को। कब? 1 जून 1983 को ये जिला बना था। अगर हम बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम की, तो ये जिला कब बना था? तो 16 जनवरी 1990 को जिला बना था। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों कब बना था? ये 1990 में बना था, ठीक है। उसके बाद अगर पूर्वी सिंहभूम की और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दलमा अभयारण्य है, याद रखिएगा, दलमा अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी, ठीक है, जो हाथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मंदिर हैं, जैसे रंगकिनी मंदिर, आपने सुना होगा नाम, चित्रेश्वर धाम, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट है, पढ़ा शासन व्यवस्था में मांझी किसका सहयोगी होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महतो का सहयोगी होता है। अब देखिए पढ़ा शासन व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात है कि पढ़ा शासन व्यवस्था ये उरांव जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है। और उरांव में एक कहावत बहुत ज़्यादा फेमस है। वो कौन सा कहावत है? पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। ये कहावत बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद अगर हम महतो की बात करते हैं तो ये गांव का प्रधान होता है। कौन होता है? गांव का प्रधान। और जो इसका सहयोगी होता है उसी को कहा जाता है क्या? मांझी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पाहन की बात करते हैं तो ये गांव का धार्मिक प्रधान होता है और ये पद सिर्फ शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता है, पाहन का पद। और जो पाहन का सहायक होता है उसको क्या कहा जाता है? बैगा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप समझिए परहा क्या होता है? परहा पंचायत क्या होता है? ये 5 से लेके 20 गाँव का समूह को क्या कहते हैं? परहा पंचायत कहते हैं। और जो परहा पंचायत का प्रमुख होता है उसे कहा जाता है परहा राजा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और उच्च अधिकारी होता है परहा दीवान, जो कि परहा राजा से भी उच्च अधिकारी होता है। तो परहा दीवान एक सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है और ये मुंडा शासन व्यवस्था में यानी कि परहा राजा शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा उच्च अधिकारी कौन सा होता है? परहा दीवान होता है, याद रखिएगा। तो देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सबसे पहले बात तो कि महतो गाँव का प्रधान होता है, उसके सहायक को मांझी कहते हैं, गांव का धार्मिक प्रधान पाहन होता है और उसके सहयोगी को क्या कहते हैं? बैगा कहते हैं, ठीक है। और सबसे उच्च अधिकारी कौन सा होता है? परहा दीवान होता है, जो कि सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है, और ये सर्वोच्च न्यायालय की तरह काम करता है। नेक्स्ट है, यूल्स रूल का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संथाल पुलिस रूल्स। और ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 29 दिसंबर 1856 को, ठीक है। और ये अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया पहला कानून था। सबसे पहला कानून कौन सा था? तो यूल्स रूल था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं संथाल परगना अधिनियम, तो ये अधिनियम कब का है? ये 1855 का है। कब का है? 1855 का है।
नेक्स्ट है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में कितने गांवों के ऊपर एक मानकी होता था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 से 20 गांवों का। अगर हम बात करते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की, तो इससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो जनजाति का पारंपरिक शासन व्यवस्था है, ठीक है। और हो जो जनजाति है ये मुंडा समाज का ही उप शाखा है। पहली बात तो ये हो गई। इसके बाद इस शासन व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया था। कौन सा? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मुंडा की, मुंडा कौन होता था? मुंडा होता था गांव का प्रधान, और इसका कार्य क्या होता था? लगान एकत्रित करना और विवादों का निपटारा करना। किसका काम होता था? मुंडा का, जो को गांव का प्रधान होता था। उसके बाद देखिए मुंडा का सहयोगी होता था डाकुआ। कौन होता था? डाकुआ होता था। और इसका कार्य क्या है? मुंडा जो निर्णय लेगा या जो आदेश देगा उसके गांव के लोगों तक पहुंचाना, ये डाकुआ का काम होता था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मानकी। मानकी क्या होता था? मानकी होता था एक पट्टी का प्रमुख, और एक पट्टी बनता था, यानी कि जो मानकी बनता था वो 15 से 20 गांव से मिलकर बनता था, जिसको पट्टी कहा जाता था। और जो पट्टी का प्रमुख होता था उसको कहा जाता था क्या? मानकी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद एक तहसीलदार भी याद रखिएगा, ये गांव का राजस्व अधिकारी होता है। कौन सा? राजस्व अधिकारी होता है मुंडा व मानकी शासन व्यवस्था में। उसके बाद याद रखिएगा दीवरी। दीवरी क्या होता है? गांव का धार्मिक प्रधान होता है, और इसके जो सहायक होते हैं, यानी कि दीवरी के जो सहायक होते हैं उसे यात्रा दीवरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रा दीवरी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, खड़िया सामाजिक शासन व्यवस्था में असामाजिक कार्य करने वाले को दंड कौन देता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करटाहा देता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं खड़िया जनजाति की, तो ये फेमस है पालकी ढोने के लिए, और पालकी को स्थानीय भाषा में खड़खड़िया कहा जाता है, इसलिए इस जनजाति का नाम पड़ा खड़िया जनजाति। और इसके 3 वर्ग हैं, कौन कौन से हैं? पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढोलकी खड़िया, ठीक है। और इसके युवागिरी को क्या कहा जाता है? गीती ओ कहा जाता है। वधु मूल्य को गिनीड़ तड़ कहा जाता है। और गांव का जो मुखिया होता है उसे प्रधान कहा जाता है, और जो जातीय पंचायत है उसे धीरा के नाम से जाना जाता है। कौन से? धीरा के नाम से जातीय पंचायत को जाना जाता है, ठीक है। और उस जातीय पंचायत का प्रमुख कौन होता है? बांदिया होता है, याद रखिएगा बांदिया, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमुख देवता होते हैं वेला भगवान। कौन? वेला भगवान। और धार्मिक प्रधान कौन होता है? दिहुरी या पाहन होता है। कौन? दिहुरी या पाहन, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असुर जनजाति है। अब देखिए असुर जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में, अरण्य में और उपनिषद और महाभारत ग्रंथों में भी मिलता है। और इसका प्रजाति कौन सा है? तो इसका प्रजाति है प्रोटोस्टोलॉइड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कवर और कोल जनजाति, तो कवर 31वीं जनजाति है और कोल 32वीं जनजाति है। आपको पता होगा कि झारखंड की टोटल 32 जनजातियाँ, जिसमें से 8 आदम जनजातियाँ हैं। 8 क्या है? आदम जनजातियाँ हैं। तो जो 31वीं जनजाति थी वो थी कवर, और 32वीं जनजाति कोल, ठीक है, जिसे मान्यता मिली है भारत सरकार द्वारा 2003 में, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मुंडा जनजाति की, तो मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो पहली कौन सी है? संथाल, और दूसरी कौन सी है? उरांव जनजाति, और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा जनजाति है, ठीक है। इसके बाद इसके युवागिरी को क्या बोला जाता है? तो इसके युवागिरी को बोला जाता है गीती ओड़ा। क्या कहा जाता है? गीती ओड़ा कहा जाता है। और ये मुंडा जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं? होड़ो को कहते हैं, और अपनी भाषा को कहते हैं होड़ो जागर। याद रखिएगा, अपनी भाषा को क्या कहते हैं? होड़ो जागर कहते हैं। और इसके वधुमूल्य को क्या कहा जाता है? वधुमूल्य को, तो इसके वधुमूल्य को मुंडा जनजाति में कहा जाता है गोनोंग टका। क्या कहा जाता है? गोनोंग टका कहा जाता है। और इसके सर्वोच्च देवता होते हैं सिंह बोंगा, ये याद रखिएगा। और देवी होती है देसावली, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से टोटल हमने क्या किया? मुंडा, असुर, कोल और कवर जनजाति के बारे में जाना, जिसमें से असुर जनजाति सबसे पुरानी जनजाति है, कोल जनजाति 32वीं जनजाति है, और कवर जनजाति 31वीं जनजाति है, ठीक है। और मुंडा झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उरांव जनजाति का। अब देखिए सामाजिक संस्था से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हम एक जगह पे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए युवा गृह देखते हैं। सामाजिक संस्था को क्या बोला जाता है? युवा गृह बोला जाता है। अब देखिए घोटुल कौन कौन से जनजाति में कहा जाता है? तो एक संथाल और गोंड और संथाल जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। उरांव जनजाति में घुमकुरिया या धूमकुरिया कहा जाता है। मुंडा, हो, कोरा और असुर जनजाति में गीती ओड़ा या गीती ओरा कहा जाता है, ठीक है। और खड़िया जनजाति में गीती ओ कहा जाता है। और सौरिया पहाड़ी में
कोडवा के नाम से जाना जाता है और बिरहोर में टंडा या गित्ती ओरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रजातीय दृष्टि से सदान है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्य हैं। और इसकी भाषा कौन कौन सी है? तो पंच परगनिया, खोरठा है ना, नागपुरी और करमाली इसकी मुख्य भाषाएं हैं। अगर हम बात करते हैं कि सदान होता है क्या है, तो ये मूल निवासी हैं झारखंड के, ठीक है, लेकिन गैर जनजाति है, याद रखिएगा। और इनका मुख्य पेशा क्या होता है? इनका मुख्य पेशा होता है कृषि करना। क्या होता है? कृषि करना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन आदि सदी तक छोटा नागपुर का शासक था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रघुनाथ शाह। और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो लगभग आधी सदी तक ये छोटा नागपुर के शासक था, जो दुर्जन साल का उत्तराधिकारी बना। ये किसका बना था? दुर्जन साल का उत्तराधिकारी बना था, ठीक है। और इसने ही क्या किया था? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। साथ में मदन मोहन मालवीय मंदिर जो है रांची में, इसका भी निर्माण किसने करवाया था? तो रघुनाथ शाह ने करवाया था। और सीता मंदिर का भी निर्माण किसने करवाया था? रघुनाथ शाह ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों से लड़ने वाले झारखंड के पहले संथाल नेता कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाबा तिलका मांझी। कौन थे? बाबा तिलका मांझी थे, जिनको जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। और ये झारखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जो शहीद हुए थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया था कि 1784 में अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर देते। उसके बाद 1785 में इनको बरगद के पेड़ के नीचे भागलपुर में फांसी दे दी गई थी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिद्धू कान्हू की, तो सिद्धू कान्हू कौन थे? ये जो 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्व करता थे। सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव नेतृत्व करता थे किसके? संथाल हुल या संथाल विद्रोह के नेता थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बिरसा मुंडा की, तो ये कौन थे? ये उलगुलान आंदोलन के नेतृत्व करता थे। और उलगुलान आंदोलन कब हुआ था? 1895 में हुआ था। कब? 1895 में। अच्छा, बिरसा मुंडा को धरती आबा और भूपिता के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उली हाथू खूंटी में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 9 जून 1900 को रांची में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि हैजे की बीमारी से पीड़ित थे। और रांची जेल में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? तो अभी हमने बताया करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था 1895 में। कब? 1895 में। और बिरसा मुंडा को धरती आबा और भूपिता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इस आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पे था? तो इस आंदोलन का यानी कि उलगुलान आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? खूंटी था, याद रखिएगा। और इस आंदोलन के दौरान एक गीत गाया गया था, उस गीत को याद रखिएगा। गीत क्या है? कटोंग बाबा कटोंग। क्या था? कटोंग बाबा कटोंग था, ठीक है। उसके बाद देखिए इस आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? स्ट्रेटफील्ड था, याद रखिएगा कौन था? स्ट्रेटफील्ड रांची का उपायुक्त था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तिलका मांझी की, तो ये तिलका आंदोलन के नेतृत्व करता थे। किसके? तिलका नेतृत्व के आंदोलनकर्ता कौन थे? तिलका मांझी थे। और तिलका आंदोलन के दमनकर्ता कौन थे? तो क्लीवलैंड और आयरकुट थे, ठीक है। अच्छा, तिलका मांझी को जबरा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भूखन सिंह की, तो भूखन सिंह चेरो विद्रोह से संबंधित है। किससे संबंधित है? चेरो विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किसके नेतृत्व में 1780 से 1785 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह में भागलपुर के ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त कर ली थी? तो तेरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है तिलका मांझी, जिनको जबरा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और हमने बताया इनको फांसी कब दी गई थी? 1785 को बरगद के पेड़ के नीचे भागलपुर में दी गई थी। और इन्होंने ही 1784 में क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दी थी। अब अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी भागीरथ मांझी की, तो ये कौन थे? ये खरवार आंदोलन के नेतृत्व करता थे। अच्छा, खरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में हुआ था। कब? 1874 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तिलका मांझी ने प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब देखिए तिलका मांझी के बारे में हमने बताया कि इनको जबरा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता था। और 1785 को इनको बरगद के पेड़ के नीचे भागलपुर में फांसी दे दी गई थी। और इन्होंने ही 1784 में अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दी थी। और हमने बताया बिरसा मुंडा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? उली हाथू खूंटी में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुई थी? 9 जून 1900 को रांची जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। और उनको धरती आबा और भूपिता के नाम से जाना जाता है। और उलगुलान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भी कौन थे? बिरसा मुंडा थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से कौन कुड़ुक भाषा बोलते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उरांव। उरांव कुड़ुक भाषा बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं उरांव जनजाति की, तो उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, पहली कौन सी है? पहली संथाल जनजाति है। तो उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इसमें जो युवागृह है उसे धुमकुरिया कहा जाता है। ठीक है, और इसके प्रमुख देवता होते हैं धर्मेश, याद रखिएगा धर्मेश होते हैं। और इसकी प्रजाति कौन सी है? द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करते हैं। वैसे ज़्यादातर जो जनजाति है वो प्रोटोस्टोलॉइड जनजाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये कौन सी प्रजाति से बिलोंग करते हैं? द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उरांव जनजाति में पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरना कहा जाता है। और जो आत्मा का निवास स्थल है उसे शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शासन कहा जाता है। और उरांव जनजाति के नृत्य को यदूर कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं संथाल की, तो संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो पहली कौन सी है? पहली भील जनजाति है और दूसरी गोंड जनजाति है और दोनों मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगर और हम बात करते हैं संथाल जनजाति की, तो झारखंड की प्रथम जनजाति है, पता चल गया। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में इनको सओतार के नाम से जाना जाता था और इसमें 12 गोत्र पाए जाते हैं। कितने? 12 गोत्र पाए जाते हैं संथाल जनजाति में। और इसके प्रचलित विवाह को किरिंग बापला कहा जाता है। युवा गृह को क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है। वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। और गांव के जो प्रधान है उसे मांझी कहा जाता है और गांव को आत्तो कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम संथाली भाषा की बात करते हैं तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 52वां संविधान संशोधन 2003 से संथाली भाषा को संविधान में जोड़ा गया था। अगर हम बात करते हैं 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में, तो 4 भाषा जोड़े गए थे। वो कौन कौन से? एक तो संथाली भाषा, दूसरी डोगरी भाषा जो कि जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, मैथिली जो कि बिहार में बोली जाती है, बोडो जो कि असम में बोली जाती है। तो कौन कौन से 4 भाषा हो गए? संथाली भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली और बोडो। ये जोड़े गए थे 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्राम देवता को संथाल में क्या कहा जाता है? जाहिर एरा कहा जाता है और ये कई बार पूछ चुका है, जाहिर एरा कहा जाता है। और गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो नायके कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मुंडा की, तो मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, पहली तो हो गई संथाल जनजाति, दूसरा उरांव जनजाति और तीसरी मुंडा जनजाति। और ये अपनी भाषा को होड़ो जागर कहते हैं और स्वयं को मुंडा क्या कहते हैं? होड़ो को कहते हैं, याद रखिएगा, होड़ो को कहते हैं। अच्छा, मुंडा एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसका अस्तित्व सिर्फ झारखंड में है और इसके युवा गृह को क्या कहा जाता है? गीती ओड़ा कहा जाता है। और इसके विवाह को अरंडी कहा जाता है और इसके विवाह को किरिंग बापला कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, मुंडा में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? कहा जाता है मुंडा। क्या कहा जाता है? मुंडा कहा जाता है। और जो ग्राम पंचायत होता है उसे हातू कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? गोनोंग टका। क्या कहा जाता है? गोनोंग टका कहा जाता है। और मुंडा में जो तलाक है उसे साकम चारी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? साकम चारी के नाम से। और गोत्र को मुंडा जनजाति में क्या बोलते हैं? किल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किल्ली। और गाँव के जो सबसे बड़ी देवी होती है उसे देसावली कहा जाता है। और ग्रामीण के पुजारी को क्या कहा जाता है? देहरी, याद रखिएगा, देहरी कहा जाता है। और मुंडा में जो यांत्रिक होते हैं, जो जादू टोना का काम करते हैं, उसे देवड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जंगल का आदमी। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य पर निर्भर हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75%। अब देखिए झारखंड कृषि से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात यह कि झारखंड में 38 हेक्टेयर भूमि पर कृषि का कार्य होता है जो कि देश का 48% है। कितना? 48% है। अच्छा, झारखंड में 23% भाग पर कृषि की जाती है। ठीक है, और पूरे ज़मीन में 60% जो खेती होती है वो धान की होती है। इसलिए झारखंड की जो प्रमुख फसल है वो धान मानी जाती है। और दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? तो दूसरी मक्का है, याद रखिएगा, दूसरी मक्का है। ठीक है, अगर हम आर्थिक सर्वे 2019 से 20 की बात करते हैं, ठीक है, तो 39% कृषि खेती कार्य जो है इसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। मात्र 39% कृषि के भूमि पर क्या है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि झारखंड में मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें होती हैं। कौन कौन सा? पहला होता है खरीफ फसल, दूसरा होता है रबी फसल और तीसरा जायद फसल। अब देखिए सबसे पहला सवाल है कि ये रबी फसल होता क्या है?
सबसे पहले हम खरीफ फसल जानते हैं। खरीफ फसल क्या होता है? तो खरीफ फसल की अगर हम बात करते हैं तो ये बोया जाता है मानसून के आगमन पर, यानी कि जून जुलाई में ये बोया जाता है खरीफ फसल, ठीक है। और काटा जाता है मानसून की समाप्ति के बाद, यानी कि सितंबर अक्टूबर में ये काट लिया जाता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से फसल हैं? तो इसमें प्रमुख फसल है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना और मूंगफली। अच्छा, अगर हम बात करते हैं रबी फसल की, तो रबी फसल कब बोया जाता है? ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। रबी फसल का कब बोया जाता है? तो अक्टूबर नवंबर में ये बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे आपका हो गया गेहूँ, जौ, चना, तिलहन, ये सब। अगर हम तीसरा बात करते हैं जायद फसल की, तो जायद फसल को ही गर्मा फसल भी कहा जाता है, जो कि छोटे मौसम के फसल होते हैं। याद रखिएगा, ये छोटे मौसम के फसल होते हैं और ये बोया जाता है मार्च अप्रैल में और काट लिया जाता है जून जुलाई में, ठीक है। आप समझ सकते हैं जैसे हरी साग सब्जियां, ये सब जायद फसल में आ जाते हैं या गर्मा फसल में आ जाते हैं। अब देखिए कुछ और अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा फसल कहाँ पे होता है, तो मक्का सबसे ज़्यादा होता है पलामू में, गेहूं सबसे ज़्यादा होता है पलामू में, जौ सबसे ज़्यादा होता है पलामू में, चना भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पलामू में होता है। ज्वार सबसे ज़्यादा हज़ारीबाग में होता है, बाजरा सबसे ज़्यादा हज़ारीबाग में होता है और तिलहन सबसे ज़्यादा पलामू में होता है और गन्ना भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? हज़ारीबाग में होता है। नेक्स्ट है 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें मिली थीं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीजेपी को मिली थी सबसे अधिक सीटें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2014 के चुनाव की, तो बीजेपी को 37 सीटें मिली थी, ठीक है। जेएमएम को कितने? 19 सीटें मिली थी, ठीक है। और जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा को 8 सीटें मिली थी और आजसू को 5 सीटें मिली थी, जिसमें कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा की कुल सीटें कितनी होती हैं? कुल सीटें होती हैं 81, ठीक है। अब 82 नहीं होता है, याद रखिएगा 82 इसकी सीटें नहीं हैं, क्योंकि जो एक एंग्लो इंडियन चुना जाता था, एंग्लो इंडियन, उसके सीट को रद्द कर दिया गया है झारखंड सहित 13 राज्यों में। अच्छा, पूछा जाए कि कौन से संविधान संशोधन से, तो 126वां संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन का सीट समाप्त कर दिया गया है। और अगर बात किया जाए संविधान संशोधन, तो ये 104वां संविधान संशोधन था, ठीक है। अब 81 सीटों में वितरण कैसे है? आपका एसटी का है कितना? 28 है, ठीक है। एसी का कितना है? 9 है और जनरल का 28 है, याद रखिएगा 28 है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं 2019 का जो विधानसभा चुनाव है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो उसमें के रिजल्ट क्या हुआ था? उसमें जेएमएम को अकेले 30 सीट मिला, जेवीएम को मात्र 3 सीट मिला, कांग्रेस को 16 सीट मिला, आरजेडी को 1 सीट मिला था, निर्दलीय को 4 सीट मिला था, आजसू को 2 सीट मिला था। अब देखिए 2019 के विधानसभा चुनाव से कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि सबसे अधिक मत किस उम्मीदवार को मिला था? तो आलमगीर आलम को सबसे अधिक मत मिला था। अच्छा, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो पाकुड़ है निर्वाचन क्षेत्र, किनका? आलमगीर आलम का, और ये कांग्रेस से हैं। और वर्तमान में आलमगीर आलम क्या हैं? ये वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री हैं और पंचायती राज मंत्री हैं, याद रखिएगा पंचायती राज मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? आलमगीर आलम हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? पाकुड़ है और ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। अब देखिए सबसे अधिक मत तो हो गया आलमगीर आलम, अगर सबसे कम मत की बात की जाए तो कौन है? वो है सोनाराम किस्कू। कौन है? सोनाराम किस्कू है और इनका निर्वाचन क्षेत्र है जगन्नाथपुर और ये भी कांग्रेस से हैं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि सर्वाधिक उम्र के विधायक कौन थे? तो सर्वाधिक उम्र के विधायक थे रामेश्वर उरांव और ये 72 वर्ष के हैं। कितने? 72 वर्ष के हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र है लोहरदगा, याद रखिएगा लोहरदगा। और वर्तमान में रामेश्वर उरांव अभी क्या है? ये वित्त मंत्री हैं और साथ ही साथ इनके पास उपभोक्ता मंत्रालय भी है। किनके पास? वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के पास, ठीक है। अगर बात करते हैं कि सबसे कम उम्र के विधायक कौन है, तो ये है अंबा प्रसाद। कौन है? अंबा प्रसाद हैं और ये बड़का गांव निर्वाचन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और ये 27 साल के हैं। कितने हैं? 27 ईयर्स के हैं और ये भी कांग्रेस से हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में सबसे कम उम्र के लोकसभा में कौन उम्मीदवार चुने गए हैं, तो वो चंद्रानी मुर्मू हैं, जो कि क्योंझर उड़ीसा विधानसभा क्षेत्र से हैं। क्या तरीकेगा? उड़ीसा लोकसभा क्षेत्र से हैं। कहाँ से? उड़ीसा लोकसभा क्षेत्र, जो कि क्योंझर से बिलोंग करते हैं और इनकी उम्र मात्र 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष है, याद रखिएगा 25 वर्ष है। अब देखिए अगर हम विधानसभा के बारे में और भी डिस्कस करें तो अभी कौन है विधानसभा अध्यक्ष? दिनेश्वर उरांव हैं और पहले कौन थे? इंदर सिंह नामधारी थे, ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष कौन रहे थे प्रथम? तो बागुन चुमरे इसके प्रथम उपाध्यक्ष रहे थे, जिनको झारखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है।
किनको, बागुन सुम्बरे को झारखंड की गांधी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि अभी सीएम कौन है, तो अभी 11वें नंबर के सीएम है हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन दुमका विधानसभा क्षेत्र से और बरहेट विधानसभा क्षेत्र से दोनों जगह से जीते थे, लेकिन बाद में ये दुमका विधानसभा क्षेत्र से क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। और इस्तीफा देने के बाद फिर से उपचुनाव हुआ और वहाँ पर कौन जीता, बसंत सोरेन जीता था। अच्छा, बेरमो उपचुनाव भी हुआ है हाल ही में, वहाँ पे कौन जीता है, जय मंगल सिंह जीता हुआ है, याद रखिएगा, जय मंगल सिंह। अगर हम थोड़ा सा अगर बात करते हैं शिबू सोरेन की, तो ये 3 बार सीएम रहे हैं शिबू सोरेन, और 2020 में इनको राज्यसभा का सदस्य चुना गया है, ठीक है। और 2020 में एक और है दीपक प्रकाश, इनको भी चुना गया है राज्यसभा सदस्य, दीपक प्रकाश को, जो कि झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार गुप्ता। और अभी वर्तमान में कौन है, अभी है रवि रंजन, याद रखिएगा रवि रंजन है। अच्छा, आर्टिकल 214 में क्या जिक्र है, आर्टिकल 214 में जिक्र है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होगी, ठीक है। और वर्तमान में रांची उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल 20 है, कितने हैं, टोटल 20 है, याद रखिएगा। अच्छा, झारखंड का उच्च न्यायालय कितना नंबर का है, तो 21वां उच्च न्यायालय है झारखंड का। और अभी पूरे भारत में कितने उच्च न्यायालयों की संख्या है, तो टोटल 25 है, जिसमें से 25वें नंबर पे कहाँ पे बना है, अमरावती में बना है। और उसके चीफ जस्टिस कौन बनाए गए थे, जेपी माहेश्वरी, याद रखिएगा जेपी माहेश्वरी। नेक्स्ट है, झारखंड में अधिकतर साधुओं और फकीरों के पास कौन सा वाद्य यंत्र पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भुआंग पाया जाता है। नेक्स्ट है, मेका मेकी ने मेट माट के झा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका संबंध किससे है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये खोरठा साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, डोमकच क्या है, तो डोमकच क्या है, सभी जानते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक तरह का लोक नृत्य है, ठीक है। और ये लोक नृत्य मुख्यतः घर आंगन के परिसर में विशेष अवसरों पर किया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्पकला से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये धातु से संबंधित है। अब देखिए शिल्पकार इसमें कौन कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं, तो इसमें यूज़ करते हैं धूमन, सरसों का तेल, गोबर युक्त मिट्टी। और क्या बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, घुंघरू बनाते हैं और मूर्तियाँ बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस तकनीक का प्रयोग भारत में 4000 वर्षों से हो रहा है। कब से, 4000 वर्षों से। और झारखंड में ये क्राफ्ट कहाँ कहाँ पे फेमस है, तो एक तो दुमका के सिकरीपारा में और एक खूंटी में फेमस है। नेक्स्ट है, झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार किस खनिज का है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का है। और ये जो यूरेनियम है ये धारवाड़ और आर्कियन युग की चट्टानें हैं, याद रखिएगा, धारवाड़ और आर्कियन युग की चट्टानें हैं। और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, झारखंड के जादूगोड़ा में। कहाँ पर, जादूगोड़ा में। लेकिन अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो विश्व में कजाकिस्तान में होता है, याद रखिएगा कजाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाट क्षेत्र है। और इसमें कौन कौन से जिले हैं, लातेहार, लोहरदगा और गुमला। कौन कौन सा है, लातेहार, लोहरदगा और गुमला है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 900 से 1100 मीटर। कितना है, 900 से 1100 मीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सैलेद और सिहिर किसके द्वारा प्रकाशित संलेख है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामदयाल मुंडा द्वारा। नेक्स्ट है, झारखंड के किस कवि ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए 2011 में प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जीता था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुज लुगुन। अब देखिए अनुज लुगुन की अगर हम बात करते हैं तो इनकी एक और प्रमुख रचना है, वो कौन सा है, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। और इसके लिए यानी कि बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए इनको 2009 में राष्ट्रीय मुक्ति बोध पुरस्कार भी मिल चुका है। और ये अनुज लुगुन कहाँ के निवासी हैं, ये सिमडेगा के निवासी हैं। नेक्स्ट है, झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द वेट वॉइस ऑफ बोकारो जेल। और इसका प्रकाशन हुआ था 15 फरवरी 2014 को, 15 फरवरी 2014 को इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। और ये जो पुस्तक है ये काल्पनिक रहस्य की शैली पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा के भाषा परिवार से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हो। और अगर हम भाषा की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में अभी टोटल कितने भाषा हैं, अभी टोटल 22 भाषा हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए कि मूल संविधान में कितने भाषा थे, तो टोटल 14 भाषा थे। 6 भाषा कौन कौन से हैं, अब देखिए 6 भाषा में हम बात करते हैं तो 21वां संविधान संशोधन 1967 से सिंधी भाषा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था,
ये 1967 में जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन से सिंधी भाषा। ठीक है, उसके बाद हुआ 71वां संविधान संशोधन, और 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में, और इससे 3 भाषा जोड़ा गया संविधान में। कौन कौन सा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन कौन सा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया? तो एक तो अपना संथाली भाषा है, उसके बाद डोगरी, मैथिली और बोडो। अब संथाली सभी जानते हैं झारखंड में बोली जाती है, डोगरी कहाँ बोली जाती है? ये जम्मू कश्मीर में, और मैथिली बिहार में, और बोडो असम में। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया? 4 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन सा? संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हो जनजाति की, तो हो जनजाति झारखंड की तो चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, 4th सबसे बड़ी जनजाति है। पहली कौन सी है? संथाल जनजाति, दूसरी है उरांव जनजाति, और तीसरी है मुंडा जनजाति। ठीक है, और चौथी है हो जनजाति। अब देखिए ये प्रोटोस्टोलॉइड प्रजाति से बिलोंग करते हैं, और इनका ज़्यादातर संकेंद्रण कहाँ पर है? कोल्हान प्रमंडल में है, जो कि कोल्हान प्रमंडल सबसे नवीनतम प्रमंडल है। अच्छा, इसमें एक विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलित है, कौन सा? अंडी और ओरोर तिपी। कौन सा? अंडी और ओरोर तिपी। ठीक है, और इसके युवागिरी को क्या बोला जाता है? हो जनजाति के युवागिरी को बोला जाता है गीती आरा। क्या बोला जाता है? गीती आरा बोला जाता है। और हो जनजाति के ग्राम के धार्मिक प्रधान को बोला जाता है मुंडा। क्या बोला जाता है? मुंडा बोला जाता है। और जो मुंडा का सहायक होता है उसको डाकुआ बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो शासन व्यवस्था होता है मुंडा का, उसे क्या कहा जाता है? मुंडा मन की शासन व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है पुस्तक स्वराज लूट गया किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबू नारायण सिंह ने लिखी है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, बिरसा मुंडा के, तो इनको भूपिता, धरती आबा और भगवान बिरसा के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने ही उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब किया था? 1895 में, याद रखिएगा 1895 में। ठीक है, उसके बाद और अगर बिरसा मुंडा की बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म हुआ था खूंटी उली हाथों में, और इनकी मृत्यु हुई थी रांची जेल में 9 जून 1900 को। कब हुई थी? 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं जयपाल सिंह मुंडा, तो ये बहुत फेमस खिलाड़ी रहे हैं हॉकी के, और इन्होंने ही 1928 में आयोजित एम्स्टर्डम में जो हॉकी आयोजित किया गया था उसकी कप्तानी में भारत को स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया था। और ये एकमात्र ऐसे हॉकी खिलाड़ी हैं जिनको ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब मिला हुआ है। क्या मिला है? ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब मिला है। और इन्होंने 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1950 में इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना की थी, और 23 मार्च 1970 को दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया था। अच्छा, 1950 में इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन झारखंड पार्टी का विलय हो गया था 1963 में। कांग्रेस में इसका विलय हो गया था 1963 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पंडित रघुनाथ मुर्मू, और इन्होंने क्या किया था? संथालों की जो लिपि है ओल चिकी, उसके आविष्कारक हैं। और ओल चिकी आविष्कार कब हुई थी? 1941 में। कब हुई थी? 1941 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, माध्यमिक और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड शैक्षणिक परिषद। नेक्स्ट है बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रांची में स्थित है। अब देखिए रांची की अगर हम बात करते हैं तो बिरला तकनीकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। कब? 1955 में। और रांची जिला कब बना था? रांची जिला बना था 1899 में, याद रखिएगा 1899 में। और रांची को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है, झारखंड का शिमला कहा जाता है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 652 मीटर है। कितना है? 652 मीटर है, लेकिन अगर फीट में पूछा जाए तो 2140 फीट है। कितना है? 2140 फीट। ठीक है, उसके बाद देखिए रांची में कुछ स्टेडियम बहुत ज़्यादा फेमस है। जयपाल सिंह स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम, शेख भिखारी स्टेडियम, ठीक है, जो कि मांडर में है। उसके बाद मंदिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। पहाड़ी मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, सूर्य मंदिर है और देवड़ी मंदिर है, सारे के सारे रांची में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं धनबाद की, तो धनबाद को काले हीरे की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काले हीरे की नगरी कहा जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1956 को। कब? 24 अक्टूबर 1956 को स्थापना हुई थी धनबाद जिले की। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक अभयारण्य बहुत ज़्यादा फेमस है, तोप चाची अभयारण्य, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। कब? 1976 में। ठीक है, और यहाँ पे एक डिगवाडी स्टेडियम भी है,
और धनबाद के सिंदरी में ही आपका क्या पे है, उर्वरक कारखाना है, जो कि स्थापना हुई थी 1951 में। कब? 1951 में। और यहाँ से कुछ प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, तो विनोद बिहारी महतो यहीं से हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, जेएमएम की स्थापना की थी, यानी कि उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद ए.के. राय भी धनबाद से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और एसीसी का सीमेंट कारखाना भी कहाँ पे है, धनबाद में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बोकारो की, तो इसे इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। और बोकारो जिला कब बना था, 1991 में बना था। कब बना था, 1991 में। और जब 1991 में बोकारो जिला बना था तो 2 और जिले बने थे, कौन कौन से, गढ़वा और चतरा भी 1991 में जिले बने थे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पार्क बहुत ज़्यादा फेमस है, जवाहरलाल नेहरू पार्क, जिसको सिटी पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, एक स्टेडियम भी यहाँ पे है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, याद रखिएगा, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, ठीक है। उसके बाद बोकारो में जो स्टील प्लांट है वो सेल के अंदर कार्यरत है। सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये रूस की सहायता से बनाया गया था 1964 में। कब बनाया गया था, 1964 में बनाया गया था, ठीक है। और आपका गोमिया में क्या है, सबसे बड़ा इंडिया एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है, जो कि कहाँ पर है, गोमिया बोकारो में है, ठीक है। अच्छा, बोकारो को माराफारी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और संथाल समुदाय के जो पिता हैं लुगुबरू, वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो बोकारो से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एशिया का सबसे बड़ा मीथेन गैस कुआं कहाँ पर है, ये भी बोकारो में है, पर्वतपुर में। कहाँ पर, बोकारो के पर्वतपुर में है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करते हैं जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर को कारखानों का शहर कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, और इस्पात नगरी कहा जाता है। अच्छा, टाटा स्टील यहीं पर है, क्या है, टाटा यहीं पर है, जिसकी स्थापना हुई थी 1907 में। कब हुई थी, 1907 में हुई थी। और लोहा का उत्पादन कब शुरू हुआ था, 1911 में, याद रखिएगा, 1911 में लोहे का उत्पादन शुरू हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए कि इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ था, तो 1914 में इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर में ही आपका MGM कॉलेज है, ठीक है, जिसकी स्थापना तो हुई थी 1964 में, ठीक है। और ये जो जमशेदपुर है ये स्वर्ण रेखा और खरगई नदी के किनारे स्थित है। और एक स्टेडियम भी यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, कीनन स्टेडियम। कौन से स्टेडियम, कीनन स्टेडियम। नेक्स्ट है, कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 अगस्त 2009 को हुई थी। और ये रांची विश्वविद्यालय को विभाजित करके हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी एक साथ फैक्ट हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं रिवीजन के तौर पे। तो देखिए सबसे पहले है रांची विश्वविद्यालय, रांची में है, 1960 में बना है। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय दुमका में है, 1992 में, और 1992 में ही बना था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। उसके बाद है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, 1981 में बना। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में है, 2009 में। नीलांबर पीताम्बर 2009 में, ठीक है। तो नीलांबर पीताम्बर और कोल्हान दोनों ही कब, 2009 में, ठीक है। उसके बाद फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में है, 1926 में स्थापना हुई। बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान रांची में है, 1955 में इसकी स्थापना हुई। फिर है हिंदी विद्यापीठ, ये देवघर में है, 1929 में स्थापना हुई। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी रांची में है, 1972 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राम्बे रांची में है, 2009 में इसकी स्थापना हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी ये रांची में है, 1966 में इसकी स्थापना हुई। और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची में है, 2016 में इसकी स्थापना हुई। और विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में है, 2017 में इसकी स्थापना होती है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में है, इसकी स्थापना 2017 में होती है। उसके बाद है इंजीनियरिंग कॉलेज और विधि महाविद्यालय। अब देखिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी ये धनबाद में है, 1949 में स्थापना हुई। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में है, 1960 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान और भी हैं। हम बात करते हैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की, तो ये धनबाद में 1956 में इसकी स्थापना हुई। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में है। श्री कृष्णा लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान ये भी रांची में है, 1952 में इसकी स्थापना हुई। और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में है, 1912 में इसकी स्थापना हुई। और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र रांची में है, 1963 में इसकी स्थापना। और सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल है हजारीबाग मेरू में, 1966 में इसकी स्थापना हुई। और नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट में है, जिसकी स्थापना कब हुई है, 1954 में। और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय तिलैया में यानी कि कोडरमा में है, 1984 में इसकी स्थापना हुई। हजारीबाग सैनिक स्कूल की स्थापना तिलैया में, ये कब हुआ है, 1963 में हुआ है। और झारखंड न्यायिक अकादमी रांची में है, 2002 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा तीरंदाजी है जिसने 2008 में श्रीलंका में आयोजित एशियन आर्चरी प्रतियोगिता का खिताब जीता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
राहुल बनर्जी। अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, दीपिका कुमारी की, तो इन्होंने 2016 में पद्मश्री पुरस्कार जीता था। ये भी तीरंदाजी हैं, याद रखिएगा, ये भी तीरंदाजी हैं और 2016 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। अगर हम पद्मश्री पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो 2021 में किनको मिला है? ये छूटनी देवी को मिला है, जो कि सरायकेला खरसावां के रहने वाली हैं। इन्होंने डैन प्रथा का उन्मूलन किया था, इसलिए 2021 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रांची में शताब्दी स्टेडियम है। इसके अलावा रांची में और भी स्टेडियम कौन कौन से हैं? बिरसा स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम और उसके बाद शताब्दी स्टेडियम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जमशेदपुर में भी कुछ स्टेडियम हैं। कौन कौन से स्टेडियम हैं? कीनन स्टेडियम है, JRD टाटा स्टेडियम है, उसके बाद मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। उसके बाद देखिए धनबाद में भी कुछ स्टेडियम है। कौन कौन से हैं? डिगवाडी स्टेडियम का भी नाम आपने सुना होगा, डिगवाडी स्टेडियम है। ठीक है, नेक्स्ट है दिवाकर प्रसाद किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। अब देखिए क्रिकेट से कौन कौन संबंधित है झारखंड के खिलाड़ी? तो महेंद्र सिंह धोनी है, वरुण एरोन है, ईशान किशन है और सौरभ तिवारी है। ये जब बहुत ज़्यादा फेमस खिलाड़ी हैं क्रिकेट के लिए। ठीक है, अगर हॉकी के फेमस खिलाड़ी की बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं? जयपाल सिंह मुंडा है, जिन्होंने 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में भारतीय ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलवाया था हॉकी में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका और भी हॉकी से कौन कौन खिलाड़ी हैं? सिल्वानस डुगडुंग है, उसके बाद सुमरई टेटे हैं, अंशुता लकड़ा है और निक्की प्रधान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंशुता लकड़ा भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी की कप्तान रही हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं अंशुता लकड़ा की, तो ये कहाँ के रहने वाली हैं? ये जमशेदपुर के रहने वाली हैं, याद रखिएगा, जमशेदपुर के निवासी हैं। अब देखिए हॉकी से रिलेटेड कुछ पर्सनालिटी हैं, जिसे सिल्वानस डुगडुंग का नाम आपने सुना होगा। 1980 में इन्होंने मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और सिल्वानस डुगडुंग को आयरन लेडी ऑफ हॉकी कहा जाता है, याद रखिएगा। आयरन लेडी ऑफ हॉकी किसे कहा जाता है? सिल्वानस डुगडुंग को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने नाम सुना होगा सुमरई टेटे के, ये भी हॉकी खिलाड़ी हैं और ये झारखंड के प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। और ये झारखंड हॉकी के ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ प्रशिक्षक भी हैं। कौन? सुमरई टेटे। नेक्स्ट है रेलवे क्रीड़ांगन स्थित है, यानी कि रेलवे स्टेडियम कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धनबाद में स्थित है और धनबाद में ही कीनन स्टेडियम भी है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं बोकारो की, तो बोकारो में कौन सा स्टेडियम है? तो याद रखिएगा मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है। अगर बात की जाए हजारीबाग में, तो हजारीबाग में क्या है? करजन ग्राउंड है, याद रखिएगा, करजन ग्राउंड है। और अगर बात की जाए कि चाईबासा में कौन सा ग्राउंड है, तो रुंगाटा स्टेडियम है। कौन सा है? रुंगाटा स्टेडियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, खतियान फॉर्म के कितने हिस्से होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है खतियान, दूसरा होता है मालिकी पर्चा और तीसरा होता है रैयती पर्चा। ठीक है, कौन कौन से? पहला होता है खतियान, दूसरा होता है मालिकी पर्चा और तीसरा होता है रैयती पर्चा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी मौजा के नक्शे से संबंधित चिन्ह कौन से सही हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण के दौरान माप के लिए उपयोग की जाने वाली डंडा को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लग्गी कहा जाता है। अब देखिए CNT एक्ट से संबंधित जितने भी छोटे छोटे फैक्ट बन सकते हैं, सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप कब तैयार हुआ था? तो 1903 में इसका प्रारूप तैयार हुआ था। और ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा जॉन H हॉफमैन ने। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था? 11 नवंबर 1908 ईस्वी को ये लागू हो गया था। जिसमें टोटल धाराएं कितनी हैं? टोटल धाराएं हैं 271 और टोटल अध्याय कितने हैं? तो टोटल अध्याय हैं 19। ठीक है, और इसका प्रसार क्षेत्र 4 प्रमंडल है। कौन कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू, यानी कि टोटल 18 जिले। संथाल परगना को छोड़ के बाकी सभी जिले में CNT एक्ट लागू है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अभी तक टोटल 26 संशोधन हो चुके हैं CNT एक्ट में, जिसमें सबसे पहले हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में सबसे पहले हुआ था। और लास्ट टाइम कब हुआ है? लास्ट टाइम हुआ है 2016 में। और इसमें टोटल खर्च कितना हुआ था CNT एक्ट बनाने में? तो 16 लाख रुपये टोटल खर्च हुआ था। नेक्स्ट है SPT एक्ट के तहत किसके द्वारा आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल नहीं किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपायुक्त इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगर हम बात करते हैं एसपीटी एक्ट की, तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट अराइज हो सकते हैं छोटे छोटे, वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सबसे पुराना नाम क्या था संथाल परगना का, क्योंकि एसपीटी एक्ट लागू होता है संथाल परगना में। तो संथाल परगना का सबसे पुराना नाम था नरीखंड, ठीक है। और संथाल परगना के मूल निवासी हुआ करते थे पहाड़ी, याद रखिएगा। लेकिन अब लौटते हैं एसपीटी एक्ट में। तो ये लागू कब हुआ था? ये 1949 में लागू हो गया था, ठीक है। 1949 में ये लागू हो गया था, जिसमें टोटल 9 अध्याय हैं, धारा टोटल 72 है और अनुसूची 2 है, याद रखिएगा। लेकिन 2016 में इसमें संशोधन किया गया सिर्फ आर्टिकल 13 में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नहीं बल्कि धारा 13 में इसमें संशोधन किया गया 2016 में, ठीक है। उसके बाद देखिए 66वां संविधान संशोधन 1990 से इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था, लेकिन धारा 53 को छोड़ के। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 53 धाराओं को छोड़कर सभी धारा को शामिल कर लिया गया था 9वीं अनुसूची में। कौन से संविधान संशोधन से? तो 66वां संविधान संशोधन 1990 से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। एसपीटी एक्ट के तहत रैयत का अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूस्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति से। नेक्स्ट है एसपीटी एक्ट में किसी खास ग्राम के प्रधान की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपायुक्त को है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में किस अधिनियम के तहत सर्वे या बंदोबस्त का कार्य प्रारंभ कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार और ओडिशा नगर निगम सर्वे अधिनियम 1926 और बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1985 और बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कौन कौन से जिले संथाल प्रमंडल में सम्मिलित हैं? 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर और जामताड़ा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम सिर्फ संथाल परगना में लागू होता है, यही 6 जिले में, ठीक है। लेकिन सीएनटी एक्ट जो है वो 18 जिले में लागू होता है संथाल परगना को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट है एसपीटी एक्ट के तहत बिहार और उड़ीसा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 के अनुसार निबंधित या निबंधित समझी जाने वाली किसी सोसाइटी या संथाल परगना के किस नाम पर हस्तांतरण करने की स्वीकृति दे सकती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैयत। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयत अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन का निर्माण कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 18 के तहत। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश की भूमि व्यवस्था कितने प्रकार की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 प्रकार के थे। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा बटाईदार अधिनियम कब लागू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1957 में। और इस अधिनियम के अनुसार क्या था कि अगर कोई भी बटाईदार किसी जमीन को 12 साल से जोत रहा है तो उस जमीन पर बटाईदार का क्या होगा? अधिभोग अधिकार होगा। याद रखिएगा, अधिभोग अधिकार होगा अगर 12 साल तक बटाईदार उस जमीन को जोतता है, ठीक है। नेक्स्ट है शंख नदी का उद्गम स्थल है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुमला से इसका उद्गम होता है। अब देखिए नदी उद्गम और मुहाना से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं हम एक साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है सोन नदी, और सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, और इसका मुहाना है गंगा नदी, ठीक है। उत्तरी कोयल नदी रांची पठार से निकलती है और इसका मुहाना है सोन नदी। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठार से निकलती है और गंगा नदी इसका मुहाना है। उसके बाद दामोदर नदी लातेहार के टोरी से निकलती है, हुगली में मिल जाती है। स्वर्ण रेखा नदी नगड़ी रांची से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है बराकर नदी, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और दामोदर नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है दक्षिणी कोयल नदी जो नगड़ी रांची से निकलती है और ये शंख नदी उड़ीसा में मिल जाती है। मयूराक्षी नदी है जो कि त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है। ब्राह्मणी नदी जो कि दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है शंख नदी जो कि गुमला इसका उद्गम स्थल है और दक्षिणी कोयल में मतलब मुहाना इसका है। अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है और भागीरथी पश्चिम बंगाल में गिर जाती है, ठीक है, मुहाना इसका है। नेक्स्ट सकरी नदी उत्तरी छोटा नागपुर से ये निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। और ये सहायक नदियां हैं जो कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नदियों के कुछ उपनाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। देखिए पुनपुन नदी को किकिट या बामा गद्दी के नाम से जाना जाता है, सकरी को सुमा गद्दी के नाम से जाना जाता है और दामोदर को देव नदी और बंगाल का शोक कहा जाता है। उसके बाद फाल्गु नदी को अंतः सलीला कहा जाता है, चानन नदी को पंचाने कहा जाता है और मयूराक्षी नदी को मोर नदी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मैथन डैम कहाँ एवं किस नदी पर बना है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बराकर और 1958 में बना हुआ है। अब देखिए जितने भी डैम है हम एक जगह पर रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले है तिलैया डैम। तिलैया डैम कहाँ पर है? बराकर नदी में है, 1953 में बना है, कोडरमा में है। कोनार है, ये कोनार नदी पर है, 1954 में बना है, हजारीबाग में है। कनाडा है, मयूराक्ष नदी पर है, 1955 में दुमका में। मैथन डैम है जो कि बराकर नदी पर है, 1958 में धनबाद में। उसके बाद पंचेत है जो कि दामोदर और बराकर नदी पर है, 1959 में बना है, धनबाद में है। नीलकहारी है, नीलकहारी नदी पर है, 1968 में बना, रामगढ़ में है। गेतल सूद स्वर्ण रेखा नदी पर है, 1971 में बना, रांची में है। नेक्स्ट है तेनुघाट, ये आपका दामोदर में है, 1973 में बना और ये बोकारो में है। ठीक है। नेक्स्ट है माइका का खान कहाँ पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोडरमा में पाया जाता है। लेकिन वर्तमान में भारत का सबसे ज़्यादा उत्पादन कोडरमा में नहीं होता है माइका का, बल्कि आंध्र प्रदेश में होता है। याद रखिएगा, अपडेट कर लीजिए। ये अभी सबसे ज़्यादा भारत में कोडरमा में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? अभी ये आंध्र प्रदेश बन चुका है। ठीक है। इसके अलावा कोडरमा के अलावा ये गिरिडीह में और हजारीबाग में भी माइका पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर के पठार से। अब देखिए कुछ बात करते हैं हम दामोदर नदी के। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? एक्चुअली ये टोरी लातेहार से निकलती है। ठीक है। और मुहाना कहाँ पर है? हुगली नदी। और हुगली नदी कहाँ बहती है? ये पश्चिम बंगाल में बहती है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। अच्छा, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 552 मीटर है। कितनी है? 592 किलोमीटर है। और झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। कितनी है? झारखंड में 290 किलोमीटर है। और इसका अपवाह क्षेत्र टोटल कितना है? 12,800 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 12,800 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बराकर है, बोकारो है, कोनार है, जमुनिया है ना, और कतरी है। ठीक है। अच्छा, इस नदी को देव नदी या बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है। और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है और झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिरिया। नेक्स्ट है झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है चतरा का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3,706 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए अगर हम बात करते हैं चतरा की, तो चतरा की जनसंख्या कितनी है? तो 10,43,000 है, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है। उसके बाद और भी अगर हम फैक्ट की बात करते हैं, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है चतरा को। इसकी स्थापना हुई 29 मई 1991 को। कब? 29 मई 1991 को चतरा जिला बना था। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 16 मीटर, और अगर फीट में बात करते हैं तो 52 फीट्स। ठीक है। मंदिर कौन कौन सा है? तो इटखोरी का भद्रकाली मंदिर है, कौलेश्वर मंदिर है। और अभ्यारण्य कौन सा है? लावालंग अभ्यारण्य स्थित है चतरा में। गोवा जलप्रपात यहाँ पे फेमस है। मालदा जलप्रपात है, डुमेर सुमेर जलप्रपात है, तमासिन यहाँ पे फेमस है। उसके बाद आपका दुआरी गर्म जलकुंड भी कहाँ पर है? ये चतरा में है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो ये भी चतरा है। ठीक है। प्रखंड टोटल 12 है, अनुमंडल 2 है। कौन कौन से 2 अनुमंडल हैं? एक तो चतरा है और एक सिमरिया है। याद रखिएगा, चतरा और सिमरिया इसके 2 अनुमंडल हैं। नेक्स्ट है मुंडाओं का पुजारी होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाहन होता है। अब देखिए जितने भी जनजातीय पुजारी हैं उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जनजाति के कौन कौन से धार्मिक पुजारी होते हैं, धार्मिक विशेषज्ञ होते हैं। तो देखिए नायके ये संथाल में होता है, पाहन मुंडा और उरांव में होता है, बैगा होता है खरवार में, खड़िया में, असुर में, बिंचिया में और किसान में। देवरी होता है परिया, सबर और बथुरी में। उसके बाद देहुरी होता है माल पहाड़ी में, नाय होता है विरहोर में, और लाया होता है भूमि जनजाति में। लाया होता है भूमि जनजाति में, गोसाई होता है चेरो जनजाति में, और देवो नवा होता है हो जनजाति में। तो ये सारे के सारे हैं धार्मिक प्रधान। ठीक है। नेक्स्ट है हो जनजाति में किसके आधार पर परिवार बनते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीली के आधार पर। कीली यानी कि गोत्र। ठीक है। और हो जनजाति में टोटल गोत्र कितने पाए जाते हैं? 80 से भी अधिक गोत्र पाए जाते हैं। और संथाल जनजाति में टोटल कितने गोत्र पाए जाते हैं? टोटल गोत्र पाए जाते हैं 14 संथाल जनजाति में। और मुंडा जनजाति में 340 से भी अधिक। किसके अनुसार? रिजले के अनुसार। याद रखिएगा, रिजले के अनुसार मुंडा जनजाति में 340 से भी ज़्यादा गोत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है झारखंड के जनजातियों में धार्मिक विश्वास और आस्था का आधार क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोंगा। अब देखिए अगर हम बोंगा की बात करते हैं तो जनजातियों के अनुसार बोंगा वह शक्ति है जो जग के कण कण में व्याप्त है, यानी कि प्रमुख देवता है। अब देखिए प्रमुख देवता से संबंधित जितने भी छोटे छोटे फैक्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब देखिए संथाल जनजाति में है सिंह बोंगा,
उरांव जनजाति में प्रमुख देवता है धर्मेश या धर्मी। मुंडा जनजाति में प्रमुख देवता है सिंह पोंगा। हो जनजाति में भी सिंह पोंगा। और खड़िया जनजाति में है बेड़ो। ठीक है। गोंडे जनजाति में है ठाकुर देव। और सौरिया पहाड़ी में है लेहू गोसाई। और माल पहाड़ी में कौन सा है? धरती गोसाई। याद रखिएगा, धरती गोसाई माल पहाड़िया में है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर से किस क्षेत्र तक सीमित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण, छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी। अब देखिए, कमिश्नरी की अगर हम बात करते हैं, प्रमंडल की बात करते हैं, तो टोटल प्रमंडल कितने हैं? टोटल 5 प्रमंडल हैं। कौन कौन से हैं? उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले हैं, संथाल परगना में 6 जिले हैं और दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं, पलामू और कोल्हान में 3-3 जिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में बिहार सरकार द्वारा IADA की स्थापना की गई थी। IADA का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आदित्यपुरी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और देखिए, IADA की स्थापना कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और ये वर्तमान में झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है रियाडा, दूसरा है वियाडा और तीसरा है आयाडा और चौथा है अस्पाइडा। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2013 के अनुसार झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29%। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2019 वन रिपोर्ट की, तो उसके अनुसार ये प्रतिशत चेंज हो जाएगा, 29.62% है। ठीक है, याद रखिएगा, 29.62% है। अब हम बात करते हैं वन रिपोर्ट की, तो ये वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा ये जारी किया जाता है हर 2 साल में, ये याद रखिएगा। अब देखिए, वन रिपोर्ट 2019 से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि राज्य का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? तो 23,611 है। कितना है? 23,611 किलोमीटर स्क्वायर है। और प्रति व्यक्ति वन का आच्छादन कितना है? तो 0.08 हेक्टेयर है। कितना है? 0.08 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन आच्छादन है। ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये है पश्चिमी सिंहभूम। इसका क्षेत्रफल क्या है? 3,366 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 3,366 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। न्यूनतम अगर पूछा जाए कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो जामताड़ा है। कितना है? 100 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 100 किलोमीटर स्क्वायर जामताड़ा का है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो प्रतिशत के हिसाब से है लातेहार। कितना है? 56.08%। कितना है? 56.08%। और दूसरे नंबर पे कौन है? जो पहला नंबर पे हुआ करता था, चतरा है, 47.80%। ठीक है। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5वां अनुसूची है। अब देखिए, भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, खास करके अनुसूची से रिलेटेड। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो टोटल अनुच्छेद कितने थे मूल संविधान में? तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में ये 470 अनुच्छेद है और 25 भाग है। ठीक है। और अनुसूचियाँ 12 हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पहले तो 8 थे और 12 हो गए, तो 4 कौन कौन से हैं? 4 कौन कौन से जोड़े गए थे अनुसूची, तो वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए, 9वां जो जोड़ा गया था, 9वां अनुसूची, वो 1951 में जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन से, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। उसके बाद फिर 10वां जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन से 1985 में। कब? 1985 में, और ये दल बदल से संबंधित है। उसके बाद 11वां जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 से। कब? 1992 से जोड़ा गया, और ये किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा। उसके बाद 12वां जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही, 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, और ये नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है, याद रखिएगा। इस तरीके से 9वां, 10वां, 11वां और 12वां ये कब जोड़ा गया है? 1951 में। ये कब जोड़ा गया है? 1985 में। ठीक है। और उसके बाद 11वां जोड़ा गया है 1992 में, और 12वां भी जोड़ा गया है 1992 में। ये पहला संविधान संशोधन, ये 52वां संविधान संशोधन, और ये 73वां संविधान संशोधन, और ये 74वां संविधान संशोधन, ये याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1907 ईस्वी में किया गया था। और लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1911 ईस्वी में। और अगर पूछा जाए कि इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ था तो 1914 ईस्वी में। याद रखिएगा, दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये लोहे का उत्पादन और ये इस्पात का उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। औद्योगिक विकास और खनन तथा उत्खनन के दृष्टि से झारखंड में किस जिले का प्रमुख स्थान है? याद रखिएगा, जिला पूछा गया, शहर नहीं पूछा गया। तो जिला पूछा गया, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी सिंहभूम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा 1924 में। ठीक है, और ये घाटशिला है कहाँ पर? तो याद रखिएगा ये पूर्वी सिंहभूम जिला में है। नेक्स्ट है, झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेकोस्लोवाकिया के सहायता से लाया गया है। अब देखिए, अगर बात करते हैं HEC की, यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की, तो ये रूस और चेकोस्लोवाकिया दोनों की सहायता से बनाया गया है। पहली बात तो ये। और देखिए, नेहरू ने इसे क्या कहा था? HEC को कहा था आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था HEC को। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है कि एशिया का सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग कारखाना हुआ करता था HEC। कौन सा? HEC। ठीक है, और ये स्थित कहाँ पर है? ये हटिया में है। कहाँ पर है? हटिया, रांची में स्थित है। अब देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर उत्पादन कब शुरू हुआ था? याद रखिएगा 1963 में यहाँ से उत्पादन शुरू हो गया था। नेक्स्ट है, बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में सबसे बड़ा है, निम्नलिखित देशों में किसकी मदद से बनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस की मदद से बनाया गया था। स्थापना कब हुई थी? 1964 में। और उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। और अभी ये कहाँ पर स्थित है? ये बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये सेल के अंदर कार्यरत है। किसके अंदर? सेल के अंदर कार्यरत है। और सेल के अभी अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल है। याद रखिएगा कौन है? सोमा मंडल है। और इस प्लांट को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो क्योंझर के खान से प्राप्त होता है। ठीक है, और कोयला कहाँ से होता है? ये झरिया के खान से होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट उद्योग हैं। सबसे पहला उद्योग हमने लिया है रासायनिक उर्वरक उद्योग, और ये सिंदरी धनबाद में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। कब? 1951 में। दूसरा है तांबा उद्योग, और तांबा उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। ये कहाँ पर है? घाटशिला में है। याद रखिएगा घाटशिला में है। तीसरा है एल्यूमिनियम उद्योग, और ये कहाँ पे है? मुरी, रांची में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में। याद रखिएगा 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिरला समूह द्वारा खरीदने के बाद इसका नाम वर्तमान में चेंज हो चुका है। एल्यूमिनियम उद्योग जो मुरी में है उसका नाम हो गया है हिंडाल्को। क्या हो गया है? हिंडाल्को हो गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमने लिया है सीमेंट उद्योग, और ये सीमेंट उद्योग जो प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जपला पलामू में। कब हुई थी? 1921 में। याद रखिएगा 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट हमने पांचवा लिया है कांच उद्योग। यह कहाँ पे है? भुरकुंडा में है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए के दर से भोजन मुहैया कराया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 रुपये प्रति प्लेट। नेक्स्ट है ICDS का संचालन किसके माध्यम से किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र। नेक्स्ट है झारखंड सरकार के इनमें से किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा उन्नति कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लक्ष्मी लाडली योजना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 नवंबर 2011 को। याद रखिएगा 15 नवंबर 2011 को। और किन के द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो उस समय के CM थे अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। जोहार योजना का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के उद्यमी सखी मंडल योजना का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण महिलाओं को व्यापार शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता देना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। तोपचांची अभयारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये धनबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। और इस अभयारण्य में एक खूबसूरत झील है जिसका नाम है हरी पहाड़ी। याद रखिएगा हरी पहाड़ी उस खूबसूरत झील का नाम है, जो कि कहाँ पर है? धनबाद में है। अब देखिए अभयारण्य से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो हम एक जगह पे सारी चीज़ों को रिवाइज करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले है पलामू अभयारण्य, पलामू में है, 1976 में इसकी स्थापना हुई। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग में है, 1976 में बना। महुआ डांड या भेड़िया अभयारण्य लातेहार में है। दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में। गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में। तोपचांची धनबाद में है, 1978 में बना है। उसके बाद लावालंग अभयारण्य चतरा में है, 1978 में बना है। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह में है, 1981 में बना है। नेक्स्ट है कोडरमा अभयारण्य कोडरमा में है, 1985 में बना है। उसके बाद पालकोट है, ये गुमला में है, 1990 में। और उधवा झील पक्षी विहार ये साहिबगंज में है, 1991 में बना है। इसके अलावा कुछ और पक्षी विहार है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तिलैया पक्षी विहार ये कोडरमा में है। तेनुघाट पक्षी विहार बोकारो में। चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो में। और ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां में। और उधवा पक्षी विहार कहाँ पे है, ये साहिबगंज में है। नेक्स्ट है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये लातेहार जिले में स्थित है। अब देखिए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में और इसका क्षेत्र कितना है, 231 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व में सबसे पहले बाघ गणना का कार्य यहीं पे हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था, याद रखिएगा 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है दालमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा पहाड़ी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दालमा पहाड़ी है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। और भारत सरकार द्वारा 1992 में, कब? 1992 में इसी जिले में क्या किया गया था? हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। और उसके बाद इसी में स्थित है सारंडा का वन, जो हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, दालमा वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1975। एक्चुअली सही आंसर है 1976 में हुआ था। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं दालमा वन्य जीव अभयारण्य की, तो अभी हमने बताया था कि हाथी परियोजना की शुरुआत यहीं से हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। याद रखिएगा 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दालमा वन्य जीव अभयारण्य से। नेक्स्ट है झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोकारो स्टील सिटी। अब धनबाद में क्या है? तोपचांची अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। धनबाद में क्या है? घोड़बंधा थीम पार्क है। कौन सा है? घोड़बंधा थीम पार्क कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। और रांची में कौन कौन सा है? बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है, दीनदयाल पार्क है, नक्षत्र वन है, ऑक्सीजन पार्क है और श्री कृष्णा पार्क है रांची में। ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार के कितने संचार नेटवर्क हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 संचार नेटवर्क हैं। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय सूचना केंद्र और भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको BSNL कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड में SDMA के गठन का उद्देश्य क्या है? अब देखिए SDMA क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 28 मई 2010 को। कब? 28 मई 2010 को। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य के विभिन्न स्तर पर आपदा नियंत्रण के लिए योजना एवं रणनीति का निर्माण करना। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, झारखंड को कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 जलवायु उप क्षेत्र में इसको विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी, दूसरा है पश्चिमी पठारी और तीसरा है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। ठीक है। कौन कौन सा है? देखिए फिर से रिवीजन करते हैं। पहला नंबर पे है मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी, उसके बाद दूसरे नंबर पे है पश्चिमी पठारी और तीसरा नंबर पे है दक्षिणी पूर्वी पठारी। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन से संबंधित कथन कौन से सही हैं? पहला ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन से वर्षा की तीव्रता में वृद्धि होगी, ये बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन से हिंद महासागर के तापमान में वृद्धि होगी, ये भी बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन से बहुत सी बीमारियां महामारी का रूप धारण कर सकती है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक संवेदनशील है? 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को नियंत्रण करने हेतु नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ने कितने मिशन की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोटल 8 मिशन की घोषणा की है। नेक्स्ट है भूमि प्रदूषण के कौन से कारण नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेज वर्षा। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 19वां सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड में हुआ था। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिप्रशांत क्षेत्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक दुर्घटना से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्योग संबंधित है।
नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में आपदा संबंधी कार्य हेतु एसडीएमए का गठन किया गया है, इसका पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और स्टैब्लिश कब हुआ था, यानी कि स्थापना कब हुई थी? 28 मई 2010 को, याद रखिएगा 28 मई 2010 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल यानी कि एनडीआरएफ का गठन कब किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2006 में किया गया था। ठीक है, अब देखिए एनडीआरएफ का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 44 और धारा 45 के तहत की गई थी। धारा 44 और धारा 45 के तहत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह मुंडा। और जयपाल सिंह मुंडा के बारे में कौन नहीं जानता है? ठीक है, अब देखिए जयपाल सिंह मुंडा के बारे में फिर से हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने ओलंपिक यानी कि एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक आयोजित किया गया था 1928 में, वहाँ उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष चुने गए थे और 1950 में इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना की। हालांकि आगे जाके 1963 में ये कांग्रेस में मिल गई थी और 1952 में ये गठित प्रथम लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, और विनोद बिहारी महतो की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में कि 4 फरवरी 1973 को इसकी स्थापना होती है जेएमएम की। और जो प्रथम बनाए जाते हैं अध्यक्ष वो विनोद बिहारी महतो रहते हैं और जो सचिव बनाए जाते हैं महासचिव वो रहते हैं शिबू सोरेन। ठीक है, और शिबू सोरेन के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और 2020 में क्या चुने गए हैं? राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? तो शिबू सोरेन चुने गए हैं। और शिबू सोरेन के साथ ही 2020 में चुने गए थे दीपक प्रकाश। कौन चुने गए थे? दीपक प्रकाश। और ये अभी वर्तमान में क्या है? ये झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, झारखंड राज्य के उस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम बताइए जो सीमांत संस्कृतियों के एक इतिहासकार हैं। तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रमणिका गुप्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को 1000 गार्डन्स के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग को। अब देखिए हजारीबाग के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो भी इससे पॉइंट अराइज हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले ये है कि हजारों बागों का शहर कहा जाता है। सबसे गर्म जलकुंड सूरज कुंड यहीं पर स्थित है, जिसका तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस है, याद रखिएगा। अच्छा, हजारीबाग में ही है नरसिंह धाम, याद रखिएगा नरसिंह धाम कहाँ पर है? हजारीबाग में है। और हजारीबाग में ही है निर्मल महतो पार्क। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? ये हजारीबाग में है, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। ठीक है, और हजारीबाग के मेरू में क्या है? बीएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र है, यानी कि सीमा सुरक्षा बल का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? हजारीबाग के मेरू में है। और हजारीबाग अभयारण्य भी कहाँ पर है? हजारीबाग में है, नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन स्थापना कब हुई थी? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी हजारीबाग अभयारण्य की। नेक्स्ट है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाबूलाल मरांडी थे। अब देखिए बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम है। तो देखिए इनका कार्यकाल क्या था? 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक। क्या था? 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक। और ये 1998 में बीजेपी सरकार में ये कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। और 2006 में इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा, याद रखिएगा। लेकिन फिर से 2020 में क्या हुए कि ये बीजेपी में शामिल हो गए। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बाबूलाल मरांडी वर्तमान में इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो धनवार। और धनवार है कहाँ पर? ये गिरिडीह में है। ठीक है, अब देखिए अभी मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में कौन है? तो 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। अब देखिए हेमंत सोरेन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कि हेमंत सोरेन 11 नंबर के मुख्यमंत्री हैं और व्यक्ति वाइज देखा जाए तो 6 नंबर के हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दुमका से और बरहेट से दोनों जगह से जीते थे, लेकिन बाद में इन्होंने दुमका से इस्तीफा दे दिया। और दुमका उपचुनाव में फिर कौन जीते हैं? तो दुमका उपचुनाव में जीते हैं बसंत सोरेन। कौन जीते हैं? बसंत सोरेन जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तेलियागढ़ कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर और साहेबगंज के बीच में। अब देखिए तेलियागढ़ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुए थे। ठीक है, और इस युद्ध में मुगल शासक की हार हुई थी और बिहार में अफगान शासक का अभ्युदय हुआ था। अब देखिए साहेबगंज के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहें तो साहेबगंज को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, पहली बात तो ये। और इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि जिला कब बना था? 17 मई 1983 को। कब? 17 मई 1983 को साहेबगंज जिला बन गया था। और साहेबगंज में ही है तेलियागढ़ी का किला
उधवा पक्ष विहार भी कहाँ पर है, साहिबगंज में है। मोती झरना यहीं पर है। उसके बाद डामाकोल जलप्रपात भी कहाँ पर है, साहिबगंज में है। और हर साल 30 जून को यहाँ पे क्या मनाया जाता है, हूल दिवस मनाया जाता है साहिबगंज में, याद रखिएगा। अच्छा, 2017 में पीएम मोदी ने साहिबगंज में गंगा नदी पर पुल का शिलान्यास किया था। अच्छा, एक चीज़ आपको पता ही होगा कि साहिबगंज में क्या है, एकमात्र ऐसा ये झारखंड का जिला है जहाँ से गंगा नदी होकर बहती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में क्या किया था कि साहिबगंज में गंगा नदी पर पुल का शिलान्यास किया था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, माघी पूर्णिमा मेला भी यहाँ पर लगता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, माघी पूर्णिमा का मेला। उसके बाद एक उद्यान भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, जीवाश्म उद्यान, याद रखिएगा। जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है, तो साहिबगंज में है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, झारखंड की राजधानी के उपनाम से निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजमहल। इसका राजमहल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, तो इसे पांडव पुजारियों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। वैद्यनाथ धाम की अगर बात करते हैं तो इसका निर्माण कौन करवाया था, इसका निर्माण करवाया था पूरनमल, और ये गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे, याद रखिएगा। अच्छा, इसके प्रांगण में 22 मंदिरें हैं, याद रखिएगा। 22 मंदिरें किसके प्रांगण में हैं, तो वैद्यनाथ धाम के प्रांगण में है। अब देखिए, थोड़ा सा अगर हम मलूटी की बात करते हैं तो इसे गाँव का मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गांव का मंदिर कहा जाता है मलूटी को। और मलूटी है कहाँ पर, ये दुमका में है, ठीक है। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तो जितने भी नए वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे, ठीक है। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। थैंक यू सो मच।